हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सबको बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई? सब बच्चों के हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़ गए हैं, नाम पढ़ देते हैं इनका हम। अर्शी, निरंजन, धर्मेंद्र, उमेश, साधना, देवव्रत, धर्मेंद्र प्रजापति, उमेश, दुर्गेश डांगी, अर्शी अंसारी, देवव्रत कुमार, उमेश, देखो दिनेश, ब्रजेश, सभी को, चितरंजन जी, साधना, सभी को नमस्कार। क्लास स्टार्ट हो गई आपकी? हाँ। अब यहाँ पे बेटा आज की हम क्लास स्टार्ट जो करेंगे वो करेंगे काइनामेटिक्स, है ना। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये अभी आपका जो मैंने बोल भी दिया है वो टॉपिक को अपडेट भी कर देंगे कुछ देर में। 10 मिनट बोला उन्होंने करने के लिए, तो हो सकता है कि चलती हुई क्लास में टॉपिक अपडेट भी हो जाए। काइनामेटिक्स, शुद्ध गति की। काइनामेटिक्स, शुद्ध गति की, एक हमें ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। नमस्ते भाई, नमस्ते। अनिश, सौरभ, सोनू, पारुल, मंगेश, खुशी सिंह, बहुत सारे बच्चे लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ, 2 दिन से कहाँ थे? 2 दिन क्या, कल ही तो क्लास नहीं हुई आपके साथ। अच्छा, हाँ, परसों भी नहीं हुई थी। हाँ, परसों तो मेरी ना ऑफलाइन क्लास थी। कल थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, तो कल इसलिए हमने क्लास नहीं ली। कल भी क्लास नहीं हो पाई, आपके बैच में भी नहीं हुई, शाम वाले में भी नहीं हुई। तो कल थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। एक्चुअली क्या ना, मेरी अक्खल जाड़ जो है वो शायद निकल रही है, तो उसकी वजह से यहाँ तक भी ना सूजन आई हुई है, तो वो परेशान कर देती है। और जो अक्कल जाड़ दाढ़ होती है उसके साथ दिक्कत क्या है, वो 1-2 दिन परेशान करेगी, फिर 2-4 दिन तक ठीक रहेगा मामला, फिर किसी दिन उभर जाएगी, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। शिवांश कुमार दुबे, अंशुल, दीप्ति, स्नेहाशीष, कर्माकर, तन्वी, विशाल, गुड्डू यादव जी, सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुरू करते हैं। तो बिल्कुल नया चैप्टर है, अगर किसी बच्चे ने पिछली क्लास नहीं भी पढ़ी है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है बहुत आराम से मजे के साथ में यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी का पीछे का रह गया है तो उसके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि वो बिल्कुल लाइव क्लास में आ सकता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले बेटा समझना, ये जो काइनामेटिक्स है शुद्ध गति की, इसमें हम क्या करेंगे? काइनामेटिक्स के अंदर हम बात करेंगे मोशन की, गति की। भाई नाम से पता चल रहा है हिंदी वाले बच्चों को कि यहाँ पे गति की बात होगी, मोशन की। तो इस चैप्टर के अंदर में समझेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, गति में होगा, तो उसके पास क्या क्या चीजें होंगी। तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, गति में है, यानी कि भाग रहा है, तो उसके पास एक स्पीड होगी, चाल होगी। वो भाग रहा है तो उसकी एक वेलोसिटी, उसका एक वेग होगा। वो भाग रहा है तो कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी तय करेगा। वो भाग रहा है तो उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन होगा। वो भाग रहा है तो उसका कुछ एक्सिलरेशन, त्वरण होगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे, स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन, गति का अध्ययन। लेकिन बेटा इस चैप्टर में हम मोशन को स्टडी करेंगे तो हमारा इस बारे में कोई भी ध्यान नहीं जाएगा कि वस्तु मोशन में क्यों है। हमारा इंटरेस्ट केवल इस बात पे होगा कि अगर वस्तु मोशन में है तो उसके पास क्या क्या चीजें होंगी, वो मोशन में क्यों आई, वो हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना। तो कोई वस्तु मोशन में क्यों आती है इसके बारे में पढ़ेंगे जब न्यूटन के नियम पढ़ रहे होंगे। ठीक इस चैप्टर के बाद में मैं न्यूटन के गति के 3 नियम आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां पे हम समझेंगे कि जो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एक वस्तु गति में है तो गति में क्यों थी। तो इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे? मोशन की, विदाउट नोइंग द कोज ऑफ मोशन, बिना ये जाने कि वस्तु गति में क्यों है, हम गति का अध्ययन करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये क्या है? काइनेमेटिक्स का स्टडी ऑफ मोशन विदाउट knowing the cause of motion। तो काइनेमेटिक्स शुद्ध गति की क्या होती है? बिना किसी किसी वस्तु की गति का अध्ययन करना, किसी वस्तु की गति का अध्ययन करना
बिना यह जाने, बिना यह जाने कि वह गति में क्यों है। तो बेटा बिना ये जाने कि वस्तु गति में क्यों है हम गति का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या बोला कि इस चैप्टर के अंदर मोशन का जिक्र करेंगे, गति का जिक्र करेंगे। वस्तु मोशन में होगी तो हमें जानना पड़ेगा कि उसकी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्या होगा। ये सारी बातें हमें इस क्लास के अंदर जाननी है। तो अब यहां पे हम सबसे पहले जब मोशन की बात कर रहे हैं तो हमें दो शब्दों में फर्क समझना पड़ेगा। एक होता है रेस्ट, विराम अवस्था, और एक होता है बेटा हमारा मोशन, गति। तो कोई वस्तु रेस्ट में है या कोई वस्तु गति में है, इसका मतलब क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो हम शुरुआत करेंगे रेस्ट एंड मोशन से, विराम अवस्था और गति से। तो रेस्ट और मोशन, ठीक। फिर एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपसे से पूछूंगा पीडीएफ से। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना है बेटा। अगर मैं रेस्ट की बात करूं, विराम अवस्था की, स्टार्टिंग में आप कहेंगे सर रेस्ट तो 5वीं क्लास के बच्चे को भी पता है। अरे भाई धर्मेंद्र, हीट चैप्टर खत्म हो गया तभी तो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तुम मूर्खों जैसी बात कर रहे हो बार बार एक कमेंट करके। वो चैप्टर खत्म हो गया तभी तो नए चैप्टर पे आए हैं। अब रेस्ट जो है, विराम अवस्था क्या है, आपको सर तो सब बता देंगे। इतना सा बच्चा बता देगा कि कोई वस्तु रेस्ट पर है, इसका मतलब यह है कि उस वस्तु की स्थिति, उसकी पोजीशन समय के साथ नहीं बदल रही। जैसे हमारे घर का सोफा है सर, पिछले 15 दिन से ही रखा हुआ है, यानी कि रेस्ट पे है। घर का हमारा बेड है, 6 महीने से ही रखा हुआ है, रेस्ट पर है। तो अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ ना बदले तो हम कहेंगे रेस्ट पर। ऐसी मोशन किसे कहेंगे, अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही हो। जैसे कोई बाइक वाला अभी यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही हो तो हम कह देंगे कि वो मोशन में, गति में है। तो अगर समय के साथ स्थिति नहीं बदल रही तो रेस्ट पे है, समय के साथ स्थिति बदल रही तो वस्तु मोशन में है। अब जैसे मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाऊंगा तो आपको बताना है कि ग्राफ जो है ये रेस्ट का है कि मोशन का है। इस चैप्टर में हम ग्राफ का काफी जिक्र करेंगे। यहां देखो, यहां लिखा मैंने एक्स एक्सिस, यहां लिखा मैंने वाई। बेटा यहां पर लिख रहा हूं मैं टाइम, समय, और यहां लिख रहा हूं मैं पोजीशन, स्थिति। अब मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं। ये ग्राफ जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि टाइम एक्सिस के, समय अक्ष के समानांतर है। अब आपके सामने मैंने एक ग्राफ बनाया। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इस ग्राफ को हम क्या पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो, पहले भी हमने जिक्र किया है इसका। इस ग्राफ को हम पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे या टाइम पोजीशन ग्राफ पढ़ेंगे। क्या लग रहा है आपको, सही क्या है? इसे पढ़ने का तरीका क्या होगा? ये ग्राफ जो है इसे मैं टाइम पोजीशन ग्राफ कहूं, समय स्थिति ग्राफ कहूं, या पोजीशन टाइम ग्राफ कहूं, तो आप किस पर टिक लगाएंगे, ए पर कि बी पर? टाइम पोजीशन ग्राफ है कि पोजीशन टाइम ग्राफ है? आप कहेंगे सर जो चीज वाई एक्सिस पर लिखी होती है उसे हम पहले बोलते हैं, एक्स वाली को बाद में। यानी ये जो ग्राफ है हमारा, ये हमारा कहलाएगा पोजीशन टाइम ग्राफ। बेटा जो स्टैंडर्ड है ना वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। जो चीज वाई एक्सिस पर लिखी हो उसे हम पहले लिखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि जो चीज वाई एक्सिस पर लिखी हो उसे आप पहले बोलेंगे और जो एक्स पर लिखी हो उसे बाद में बोलेंगे। तो इसे बोलने का तरीका होगा पोजीशन टाइम ग्राफ। अब जो ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया, अगर मैं कहूं कि ग्राफ विराम अवस्था का है, रेस्ट का है या गति का है, तो आप क्या कहेंगे? गंगा, अरसी, कुमारी, समीर, विशाल, विप्लव, सब करो भाई, अभिमन्यु। अगर आपसे कहा जाए ये ग्राफ रेस्ट का है या मोशन का, तो देखो किसी भी ग्राफ को समझने का मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं, फिर बाकी आपको खुद से बताना है आगे चल के। बेटा अगर कोई ग्राफ मेरे सामने है तो मैं क्या करूंगा, उसे बताने का तरीका क्या है, यहां पे ध्यान से देखना। उस ग्राफ में जो भी आपको लाइन दिखे, वो लाइन ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, कैसे भी लाइन हो, तो आप जब भी आपको ग्राफ दिखे
उस ग्राफ में जो भी लाइन है उस पर आपको 2 पॉइंट लेने हैं। कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लो, कम से कम 2 से ज्यादा ले सकते हो, पर कम से कम 2 तो लेने ही है। अब करना क्या है, आप पहले पॉइंट से सीधे सीधे एक लाइन डाल दो एक्स एक्सिस पे, दूसरे पॉइंट से भी एक लाइन डाल दो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। पहले पॉइंट से एक लाइन एक्स पे एक वाई पे, दूसरे पॉइंट से भी एक लाइन एक्स पे एक वाई पे। इतना काम करके छोड़ दो। अब आप ये देखो कि एक्स पे क्या लिखा है, आप कहेंगे सर एक्स पे लिखा है टाइम, इसका मतलब है कि यहां पे 2 कट लग रहे हैं, यानी टाइम तो बदल गया, यानी 1 से 3 बज गए। लेकिन वाई पे क्या लिखा है, पोजीशन, यहां तो एक ही कट है, यानी कि पोजीशन नहीं बदल रही। 1 बजे आप जहां पर थे 3 बजे भी वहीं पर हैं, यानी कि समय तो बदल रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बदल रही। यहां पे एक ही कट है, ऊपर नीचे नहीं है, तो समय बदल गया लेकिन पोजीशन नहीं बदली। यानी ये ग्राफ आपको रेस्ट का, विराम अवस्था का बता रहा है कि समय के साथ वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही है। तो ये ग्राफ हमारा बनेगा रेस्ट का। तो ये ग्राफ हमारा रेस्ट का है, विराम अवस्था का है। तो अगर समय के साथ पोजीशन ना बदले तो इसका मतलब है कि वस्तु रेस्ट पर है। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे करते क्या, ऐसे रट्टा मार लेते हैं कि जब भी ऐसे लाइन आएगी वो रेस्ट की। ऐसा नहीं है। मैं सेम यही ग्राफ बनाऊंगा और आपसे कहूंगा ये ग्राफ मोशन का है। आगे चल के ये ग्राफ रेस्ट का, विराम अवस्था का केवल और केवल तभी है अगर वाई एक्सिस में पोजीशन लिखा है और यहां पर टाइम लिखा है। अगर यहां पर पोजीशन लिखा हो और यहां पर टाइम लिखा हो, केवल तभी ये ग्राफ रेस्ट का है। ये नहीं कि मैं कभी भी यहां कुछ लिख दूं, मैंने यहां पे लिख दिया स्पीड, यहां लिख दिया टाइम, तब भी आप इसे बताने लग जाओ कि जी रेस्ट का, तब गलत हो जाएगा। तो रट्टा मत मारना। ग्राफ का तरीका क्या है ग्राफ पढ़ने का, कि उस पर आप क्या करेंगे, जो भी लाइन दिखेगी 2 पॉइंट ले लेंगे। पहले पॉइंट से एक लाइन एक्स पे एक वाई पे, दूसरे से एक लाइन एक्स पे एक वाई पे। अब देखो यहां पे 2 कट लगे, यहां लिखा है टाइम, टाइम बदल गया। यहां पे एक ही कट है, यानी कि पोजीशन नहीं बदली, पोजीशन वही की वही है। तो आप जहां पर थे लगातार वहीं पर है, यानी कि आप रेस्ट पर है, विराम अवस्था में है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब यहां पे आ जाओ। यहां पे लिख रहा हूं मैं एक्स एक्सिस, यहां पे लिख रहा हूं मैं वाई। ठीक है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं पोजीशन, स्थिति, यहां पर लिख रहा हूं मैं टाइम, समय। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये ग्राफ मुझे क्या बता रहा है, तो आप क्या बताओगे? तो आप कहोगे सर हम अपने मन से आंसर नहीं देंगे, हमने क्या करना है, जो लाइन दिखाई देगी उस लाइन पे हमने 2 पॉइंट लेने हैं। जो लाइन दिखेगी उस पर 2 पॉइंट ले लो। पहले पॉइंट से एक लाइन डाल देंगे सीधे एक्स एक्सिस पे, एक डाल देंगे वाई पे। दूसरे पॉइंट से एक लाइन डालेंगे एक्स पे एक वाई पे। पहले इतना काम करके छोड़ दो। 2 पॉइंट लो, एक एक्स पे एक वाई पे, एक एक्स पे एक वाई पे, छोड़ दिया। अब देखो एक्स पे लिखा है टाइम, टाइम पे 2 कट लग रहे, टाइम बदल गया, 1 से बज गए 3। अब यहां पे वाई पे पोजीशन भी बदल गई, यानी 1 बजे आप अपने घर पे थे, 2 बजे अपने स्कूल पहुंच गए। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ग्राफ किसका है, मोशन का, गति का। अब आपको यहां पर ये ग्राफ मोशन का बिल्कुल ठीक है। अगर मैं दूसरा आपसे बोलूं कि अब हमने यहां पे ये बेटा किस में आ गया, मोशन में, गति में। ठीक। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो मोशन का ग्राफ है ये एक समान गति का ग्राफ है कि असमान, ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म। अब एक चीज यहां पर ये भी देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि एक समान गति का ग्राफ है या असमान। एक समान गति का मतलब ये होता है कि आप समान समय में समान दूरी तय कर रहे हो। आप पहले सेकंड में 3 मीटर चले, अगले सेकंड भी 3 मीटर चले, उससे अगले सेकंड भी 3 मीटर चले। अगर आप हर सेकंड 3-3 मीटर चल रहे हो तो एक समान गति है। पहले सेकंड 3 मीटर, अगले सेकंड आधा मीटर, फिर 12 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर चले ही नहीं, वो असमान गति हो जाएगी। तो अगर कभी ग्राफ आपका मोशन का आ गया कि भाई समय बदल रहा है, पोजीशन बदल गई, तो ग्राफ तो आपका मोशन का है, पर ये एक समान है कि असमान है। तो उसके लिए आप क्या करो, आप देखो अगर वो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधा ग्राफ है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, कर्व नहीं है, यानी कि वो एक समान गति का ग्राफ है। क्योंकि देखो क्या होगा, जैसे आपने यहां पे 2 पॉइंट लिए, ठीक उतना ही आगे, अगर आप यहां पे ठीक उतना ही आगे, देखो ये अपने पॉइंट जितना दूरी पे लिए, ठीक उतना ही आगे एक पॉइंट और ले लो। यहां पे एक पॉइंट ले लिया आपने, तो आप देखेंगे आपको साफ साफ दिखाई देगा, एक लाइन एक्स पे डाली, एक वाई पे डाली,
बेटा देखो यहां देखना, उतना ही समय ये है, उतना ही समय ये है, तो इस समय में इतनी दूरी चली और अगली दूरी भी इतनी है, तो समान समय में अगर आप समान दूरी चल रहे हो तो एक समान गति का ग्राफ होगा। तो सब सीधा याद रखना, अगर ग्राफ गति का है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, यानी कि वो यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है, एक समान गति। ठीक, अब मैं देखूं कि आपने इसे रट्टा मारा है या चीजों को आपने समझा है। तीसरा ग्राफ मुझे चीजों को ज्यादा क्लियर करेगा। तीसरे वाले पे आते हैं हम। इसमें मैं आपको कमेंट भी देखूंगा, शुरू के 2 मैंने आपको समझा दिए हैं, अब बताने का काम आपका है। एक्स एक्सिस ये वाई, यहां पे लिखा है पोजीशन स्थिति, ये लिखा है टाइम समय स्थिति, ये ग्राफ है बेटा आपके सामने। आपके पास 3 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 4 भी नहीं दे रहा, 3 ही दे रहा हूं। ये ग्राफ किसका है? एक ऑप्शन है रेस्ट का, एक ऑप्शन है यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति का, एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति का। तो आपको एबीसी बताना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति। 3 ग्राफ हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक ग्राफ आपके सामने है, इसे मैंने मान लो कि पहले वाला ग्राफ बनाया था, पेपर में बता देगा वो आपसे कि जो ग्राफ दिया गया ग्राफ आपको क्या बता रहा है, वस्तु रेस्ट पर है, एक ही स्पीड से भाग रही है या असमान गति से भाग रही है, ऐसे। सो इसमें बताओ इसका आंसर क्या होगा। रुपेंद्र जी का ठीक है, शिवांश का सही है, मनीषा कुमारी का गलत है, कुमारी लीजा का गलत है। सदा भाई पहले पढ़ाई कर लो, सब आ जाएगा, है ना। एक तो तुम एक ही चीज के पीछे मत पड़ा करो। गजल, राशि, पूजा, अनुज, जितने बच्चे इसका सी बता रहे हैं उन सबका बिल्कुल गलत है। ये बच्चे पता क्या है, ये चीजों को समझ के नहीं आंसर दे रहे। ये पता कैसे आंसर दे रहे हैं, पहले वाला रेस्ट का ग्राफ बताया था, दूसरे वाला एक समान गति का था, तो ये एक असमान गति का रहा होगा। तो ऐसे जो बच्चे जिसने इस लॉजिक के साथ में आंसर लगाया है वो पेपर में कुछ नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। आपको हमने क्या बताया कि जब भी ग्राफ आपके सामने आए तो ऑप्शन को देखकर फील नहीं लेना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको जो कॉन्सेप्ट बताया आप उसमें नहीं टिक सकते क्या। आपको क्या बताया गया है कि ग्राफ में जो लाइन दिखाई दे उस पर 2 पॉइंट ले लो। अब क्या करो, पहले पॉइंट से एक सीधी लाइन एक्स एक्सिस पे, एक वाई पे, एक एक्स पे, एक वाई पे। अब देखो एक्स पे क्या लिखा है, टाइम लिखा है, टाइम बदल रहा है, 1 से 2 बज गया। वाई पर लिखा है पोजीशन भी बदल गई, यानी कि घर से कहां चले गए, स्कूल। तो समय के साथ पोजीशन बदल रही है, यानी कि आप गति में हैं और ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये एक समान गति का ग्राफ है। बस पहले वाले ग्राफ में, इसमें देखो स्टार्ट क्या है, ये भी एक समान गति का ग्राफ है, ये भी एक समान गति ग्राफ है। बस ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये वाला ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से। तो इसका मतलब यह कि भाई मान लो इस पॉइंट को मैंने मान लिया कि आपका घर है, ये मान लो कि मार्केट है, ये मान लो कि कुछ और, मान लो यहां पे कुछ स्कूल लिख लो या कुछ भी लिख लो। अब एक चीज बताओ, उस पहले वाले ग्राफ में क्या था कि आप एक समान गति से घर से चलना शुरू कर रहे थे, यहां पे एक समान गति से आपने मार्केट से चलना शुरू किया। और ग्राफ में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, एक समान गति से आपने हॉस्पिटल से बाहर चलना शुरू किया, एक समान गति से आपने अपने मामा घर से चलना शुरू किया। तो शुरुआत की पोजीशन बस वहां पे घर थी, यहां शुरुआत की पोजीशन क्या, मार्केट है। ग्राफ भैया ये भी बिल्कुल वैसे ही ग्राफ है जैसे पहले वाला था। ये भी क्या बता रहा था कि समय के साथ पोजीशन बदल रही है, ग्राफ गति का है, स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एक समान गति। बस यहाँ पे स्टार्टिंग की पोजीशन ये थी, यानी कि आप मान लो कि अपने घर से एक गति से भाग रहे हैं, यहाँ पे मान लो कि आपने स्कूल से चलना शुरू कर दिया, यहाँ पे मामा घर से, बुआ के घर से, ये सारे ग्राफ एक समान गति के ही हैं। तो आपको ऑप्शन की फील नहीं लेनी है, आपको करना क्या है, पहले देखना है कि समय बदला, पोजीशन बदली, यानी कि ग्राफ क्या है, ग्राफ जो है वो एक समान गति का है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। वो जरूरी नहीं कि ग्राफ हमेशा ओरिजिन से, मूल बिंदु से स्टार्ट करें। तो शुरुआत की पोजीशन ये भी हो सकती है, शुरुआती पोजीशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। समझ रहे बात को। अच्छा दूसरी चीज, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि मुझे अभी तक ये पता चला कि रेस्ट का मतलब है, अगर मैं आपसे बोलूं कि रेस्ट का मतलब, विराम अवस्था का मतलब यह है कि वस्तु की पोजीशन नहीं बदल रही समय के साथ। गति का मतलब है कि समय के साथ पोजीशन बदल रही है। ये बात हमें अपने वैसे ही पता ही है डेली लाइफ से भी।
भाई जो वस्तु रुकी हुई है वो रेस्ट पर है, जो चल रही है वो गति में है। हमने थोड़ा टेक्निकली क्या बोल दिया कि समय के साथ पोजीशन बदले यानी कि मोशन है, समय के साथ पोजीशन स्थिति ना बदले यानी कि रेस्ट है। दूसरा मैंने क्या कहा कि ग्राफ मोशन का हो और स्ट्रेट लाइन दिखे यानी कि वो एक समान गति है। अब ऐसे में अगर एक ग्राफ और बनाता हूं, फिर एक क्वेश्चन आपसे पीडीएफ से पूछूंगा मैं। ये मेरे पास में यहां देखो, एक्स एक्सिस, ये वाई, ये पोजीशन, ये टाइम। हिंदी वाले समझ गए ना, पोजीशन यानी कि स्थिति। और मैं आपसे कहूं कि भाई ये ग्राफ जो है मुझे क्या बता रहा है, ये ग्राफ किस चीज का है, ये बताना आपको। एक बार आप कमेंट पे हम नजर मार लेते हैं तब तक। एक बच्चा बोल रहा है अब मैं रो रहा हूं, एक कह रहा है मैंने तो यही बताया था, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है। ठीक है, ओके। देखो बेटा ग्राफ में आपको क्या करना है, फिर से यहां पे देखो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन कर्व शेप में है, तो पहले तो आप यहां पे 2 पॉइंट ले लो, एक लाइन एक्स पे एक वाई पे, एक एक्स पे एक वाई पे। समय बदल रहा है, पोजीशन ही बदल रही है, ग्राफ है गति का लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी कि ये ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति का। समय के साथ पोजीशन यहां भी बदल रही है और समय के साथ पोजीशन यहां भी बदल रही है, लेकिन वहां फर्क क्या है कि वहां पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये हमारे पास आएगा असमान गति ग्राफ। यानी कि यहां पे समान समय में समान दूरी तय नहीं की जाएगी। तो समान समय में आप समान दूरी तय करेंगे तो एक समान गति ग्राफ होगा, और असमान गति का मतलब है कि समान समय में असमान दूरी तय करना। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन यहां से मैं शुरू कर रहा हूं आज की क्लास। यहां देखो, ये कुछ मैंने बेसिक बातें बताई कि अनु शुक्ला बिल्कुल पहली क्लास में बात हो चुकी है, हर क्लास में सेम बात नहीं बताएंगे भाई, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे सामने मान लो कि कोई बंदा बैठा, कोई व्यक्ति बैठा है मेरे सामने, सीट पर चिपक के बैठा हुआ है और वो मुझे दिख रहा है रेस्ट पे, विराम अवस्था में मेरे सामने ही है। अगर कोई व्यक्ति मुझे रेस्ट पर विराम अवस्था में दिख रहा है, मुझे रुका हुआ दिख रहा है, तो वह व्यक्ति आपको कैसे दिखाई देगा? आपको भी रुका हुआ दिखेगा या आपको मोशन में, गति में दिखेगा? अगर कोई व्यक्ति मेरे लिए कहीं पर भी 2 पॉइंट ले सकते हैं राजन, अगर कोई व्यक्ति मेरे लिए रेस्ट पर है, मेरे लिए विराम अवस्था में है, तो आपके लिए रेस्ट पर होगा या मोशन में होगा, यह आपको बताना है। अगर कोई व्यक्ति मेरे लिए रेस्ट पर है, विराम अवस्था में है, मुझे रुका हुआ दिख रहा है, तो आपको रुका हुआ दिखेगा या गति में दिखेगा? क्या लगता है कि क्या आंसर होना चाहिए? काजल नैन का एक आंसर आया हमारे पास, मनीषा, दिनेश, अवसिया। जितने बच्चे कह रहे हैं सर गति में दिखेगा उनका बिल्कुल गलत है, जो कह रहे हैं रेस्ट पर दिखेगा उनका भी गलत है, जो कह रहे हैं कि रेस्ट पर भी दिख सकता है और गति में भी, उनका सही है। देखो, अगर कोई व्यक्ति मुझे रुका हुआ दिख रहा है, अगर कोई व्यक्ति मुझे रेस्ट पे दिख रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो आपको भी रेस्ट पे दिखे। अगर कोई व्यक्ति मुझे रुका हुआ दिख रहा है तो आपको रुका हुआ भी दिख सकता है और गति में भी दिख सकता है। जब भी मैं ये कह रहा हूं ना कि रेस्ट और मोशन, विराम अवस्था और गति, ये बेटा रेस्ट और मोशन जो है ना सबके लिए एक जैसे नहीं है। कोई व्यक्ति मेरे लिए रुका हुआ हो सकता है कि आपके लिए गति में आपको भागता हुआ दिखे, जो आपको भागता हुआ दिख रहा है हो सकता है कि मुझे रुका हुआ दिखे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अब आप सारा गेम समझ जाओगे। देखो, जैसे मैं बच्चों को एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो कि हमारी क्लास में से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ और हमने कहा कि चलो भाई आप सबको हम एक ट्रिप पे लेके चलते हैं, घूमने चलते हैं कहीं। तो जी ठीक है, मैं आप में से मान लो कि हमने जो टॉप 20 बच्चे थे उन्हें ट्रिप उनकी स्पॉन्सर की और उन्हें अपने साथ ट्रेन में बैठाया। हम बढ़िया एसी कोच में बैठे हुए और हमारी ट्रेन चल रही है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे बैठा हूं और मेरे सामने एक बच्चा बैठा है यहाँ पे, मान लो कि धर्मेंद्र प्रजापति मेरे सामने बैठा है, लास्ट कमेंट इनका था इसलिए इनका नाम पढ़ दिया मैंने। तो धर्मेंद्र सामने है, मैं यहाँ पर हूं।
अब मान लो कि हम दोनों कॉफी पी रहे हैं, ये भी पी रहा है, मैं भी पी रहा हूं, तो मुझे क्या लगेगा कि धर्मेंद्र रेस्ट पर है, विरामावस्था में है। धर्मेंद्र को लगेगा गुरुजी रेस्ट पे हैं, वो सीट के ऊपर बैठे हुए हम ना, मैं बिल्कुल भी ऐसे हट रहा हूं ना ये बिल्कुल भी हट रहा है, हम आमने सामने बैठे रेस्ट पर है। अब हमारी ट्रेन भाग रही है, लेकिन जो व्यक्ति ट्रेन के बाहर है, मान लो कहीं खेत में खड़ा है या प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसे क्या दिखेगा? उसे चलती हुई ट्रेन दिखेगी, तो उसे क्या लगेगा कि मास्टर और बच्चे अभी यहां पर थे, 1 सेकंड के बाद यहां चले गए, 1 सेकंड के बाद यहां, एक के बाद यहां, इसके बाद यहां, तो उसे लगेगा कि सारे बच्चे जो है मास्टर के साथ मोशन में हैं। यानी जो व्यक्ति बाहर खेत के खड़ा है उसे सारे के सारे व्यक्ति हम मोशन में दिखेंगे, लेकिन जो ट्रेन के अंदर ही हैं हम सब एक दूसरे को रेस्ट पर देखेंगे। यानी जो व्यक्ति मेरे लिए रेस्ट पर था वो किसी और के लिए मोशन में, गति में हो गया। ऐसे ही जब आप कभी ट्रेन में बैठे होते हैं और ट्रेन भाग रही है, तो आप बाहर पेड़ को देखना, आपको लगता है कि पेड़ पीछे की तरफ को भाग रहे हैं, आपको सारे के सारे पेड़ मोशन में दिखते हैं ना कि पेड़ दूर जा रहे हैं आपसे। लेकिन जो व्यक्ति पेड़ के नीचे खाट बिछा के सो रहा है वो कहेगा भाई साहब पेड़ मोशन में, कहा है मेरे दादा ने लगाया था पेड़ ये, और आज तक यहीं का यही है। यानी जो व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है उसके लिए पेड़ पिछले 40 साल से रेस्ट पर है, और हमारे लिए पेड़ किस में था? मोशन में। तो बेटा ये रेस्ट और मोशन जो है ना वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। अगर आप कभी ये कह रहे हो कि ये वस्तु रेस्ट पर है, तो आपको कहना पड़ेगा ये वस्तु रेस्ट पर है मेरे लिए, ये वस्तु मोशन में है मेरे लिए। तो रेस्ट और मोशन जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, सबके लिए एक जैसे नहीं होते, ये रिलेटिव हैं, सापेक्ष हैं। ये डिपेंड करता है कि देख कौन रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब मैं पहले से एक बार एक अच्छे से एग्जांपल समझाऊंगा, फिर जिसके लिए मुझे इतनी कहानी आपको सुनानी पड़ी फिर मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा। पहले आप लिखेंगे यहां पे कि रेस्ट एंड मोशन आर, रेस्ट एंड मोशन आर, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। लिख लो, रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, दे आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। हिंदी में लिखेंगे विरामा अवस्था और गति, विरामा अवस्था और गति, विरामावस्था और गति निरपेक्ष कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं है, ये सापेक्ष कॉन्सेप्ट हैं, ये सापेक्ष कॉन्सेप्ट हैं। अब आप कहेंगे सर ये निरपेक्ष और सापेक्ष, ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब क्या है? मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे रिलेटिव से परेशान हो गए हैं, एक बच्चा तो लिख भी रहा है कि रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है। देखो, जैसे मान लो कि मैं कहीं बाहर एक शादी में गया और मैं शादी के अंदर हूं, तो कोई व्यक्ति आया और मेरे से कह रहा आके कि, मान लो कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि और बेटा कैसे हो? वो मेरे पिताजी हो सकते हैं, उन्होंने मुझे बेटा कहा। एक छोटा बच्चा आया, उसने कहा पापा आप कैसे हो सकता है मेरी बेटी हो। मेरी बहन आई, उसने कहा भाई कैसे हो। एक कोई बंदा आया, उसने कहा फूफा जी कैसे हो। एक आया, उसने कहा मामा जी कैसे हो। यानी कि जितने लोग हैं, जब मेरी बहन मुझे देखेगी तो सब अपना भाई दिखेगा मेरे अंदर, पिताजी देखेंगे तो बेटा, बेटी देखेगी तो पिता। यानी मेरा जो रिश्ता है वो रिलेटिव है, वो देखने वाले पे डिपेंड करता है। हर एक व्यक्ति मुझे फूफा नहीं कह रहा, हर एक व्यक्ति मुझे मामा नहीं कह रहा, कोई मुझे मामा कह रहा है, कोई ताऊ कह रहा है, कोई फूफा कह रहा है, कोई जीजा कह रहा है, कोई साला कह रहा है, वो डिपेंड कर रहा है देखने वाले पे। लेकिन मेरा जो नाम है अंकुर, वो एब्सोल्यूट है। ये जितने भी लोग हैं इनसे पूछेंगे भाई ये कौन है, सब कहेंगे भाई इनका नाम अंकुर है, अंकुर है, अंकुर है। अच्छा तुम्हारे क्या लगते हैं? कोई कहेगा फूफा जी लगते हैं, कोई कहता है ताऊ जी लगते हैं। यानी कि हमारा जो रिश्ता होता है वो होता है रिलेटिव। वही व्यक्ति किसी का फूफा है, किसी का जीजा है, किसी का मामा है, किसी का ताऊ है, तो रिलेटिव हो गया। पर एब्सोल्यूट हो गया, यानी कि जो सबके लिए सेम हो। तो रेस्ट और मोशन जो है सबके लिए सेम नहीं है, ये निरपेक्ष नहीं है कि भाई किसी का पक्ष ले रहे सबके लिए सेम, ये निरपेक्ष नहीं है, रिलेटिव है, ये सापेक्ष कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव यानी कि डिपेंड करेगा देखने वाले के ऊपर, ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो वस्तु मुझे रेस्ट पे दिख रही है, हो सकता है कि वो आपको देखने पर मोशन में लगे। आप पेड़ के नीचे बैठे हो, आपको पेड़ रेस्ट पे लग रहा है, मैं बस में हूं मुझे पेड़ मोशन में लग रहा है। मैं ट्रेन में हूं, मुझे सामने वाले व्यक्ति लग रहा है कि रेस्ट पे है, आप बाहर हैं आपको लग रहा है कि मोशन में है। तो यानी कि जैसे मैंने रिश्ते से बताया, शायद आप समझ गए होंगे कि आपका जो नाम होता है वो एब्सोल्यूट है, पूरे ब्रह्मांड के लिए आपका नाम सेम है। अगर आपका नाम अंकित है तो सबके लिए अंकित ही है।
लेकिन आप किसी के बेटे हो, किसी के मामा हो, किसी के फूफा हो, किसी के जीजा हो, वो डिपेंड करता है कि देख कौन रहा है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। तो रेस्ट और मोशन भी ऐसे ही है। अब जो मैंने आपको इतनी कहानी सुनाई, इतनी जो मैंने मेहनत की, वो एक्चुअल में की किस क्वेश्चन के लिए, उस पर आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई, इतनी कहानी सुनाने के बाद, नहीं तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। अरे क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, तो इसमें नहीं है ये क्वेश्चन करना। ये करो। किसी चीज को कैसे कह सकते हैं कि वो मोशन में है? अगर आपके देखने पर किसी चीज की पोजीशन बदल रही है समय के साथ, तो वो चीज आपके लिए मोशन में है। इतनी बात समझ में नहीं आई भाई तुम्हें इतनी देर में? आपने किसी चीज को देखा और समय के साथ उसकी पोजीशन बदल रही है नीतीश, तो आपके लिए मोशन में है वो। अगर किसी चीज को आपने देखा और आपको उसकी पोजीशन बदलते हुए नहीं दिख रही, तो आपके लिए रेस्ट पर है वो। नीतीश कुमार ने कर दिया भाई गलत, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरी क्लास का ठीक है, देवव्रत का, वरुण का, अर्शी का, अंजलि का, अनामिका, साहिल, अरविंद, दीपक, अभिमन्यु, पूरी क्लास ने सही आंसर दिया है। एक बच्चे का गलत है पूरी क्लास में। बेटे से आगे विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसने लिखा कि अर्थ मूव करती है, सन रेस्ट पर है। एक लिखा कि पृथ्वी गति करती है, सूर्य विरामावस्था में है। बी लिखा सूर्य गति करता है, अर्थ रेस्ट पर है। सी लिखा कि सन मूव करता है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ एंड अर्थ मूव करती है विद रेस्पेक्ट टू सन। बेटा अभी मैंने आपको क्या बताया कि रेस्ट और मोशन इस बात पर डिपेंड करते हैं कि देख कौन रहा है, ऑब्जर्वर कौन है। अगर आप धरती के ऊपर बैठ के देखते हैं तो आपको सन मूव करते हुए दिखता है, सुबह को यहां, दोपहर को यहां, शाम को यहां। लेकिन अगर आप सूरज के ऊपर बैठ के देखोगे तो धरती आपको घूमती हुई दिखेगी। तो सूर्य धरती के रेस्पेक्ट में मोशन में है, धरती सूर्य के रेस्पेक्ट में मोशन में है, सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष गति में है और पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष गति में है। यह कंप्लीट पिक्चर दे रहा है मैं सी ऑप्शन, ये सी आंसर है इसका। उसने जान पूछ के ये ऑप्शन लिखा है भाई। जब आप ये कहते हो ना कि अर्थ मूव करती है और सन रेस्ट पर है, यानी कि सन के रेस्पेक्ट में कहा जा रहा है कि सूर्य के सापेक्ष धरती मोशन में, धरती सूर्य के चक्कर काट रही है। तो अगर आज के बाद कभी ऐसा हो कि कोई आपसे बोल दे कि भाई सूर्य गति करता है कि धरती गति करती है, तो आपको कि भाई सूर्य मोशन में है, मेरे रेस्पेक्ट में तो सूर्य अभी यहां है, अभी यहां, तो मेरे रेस्पेक्ट में सूर्य मोशन पे है। हाँ, सूर्य के ऊपर जाके बैठ जाऊंगा तो मुझे धरती मोशन में दिखाई देगी। ये रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट तो है नहीं कि अगर मुझे सूर्य मोशन में दिख रहा है तो सबको ही मोशन में दिखेगा, ऐसा नहीं है। या मुझे धरती मोशन में दिख रही है तो सबको मोशन में दिखेगी, ये तो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि सूर्य के ऊपर जाकर बैठूंगा तो साफ साफ दिखेगा कि धरती चक्कर काट रही है सूर्य के, धरती के ऊपर हूं तो सूर्य चक्कर काटते हुए दिख रहा है मुझे। तो रेस्ट और मोशन जो है ये एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है सी। इस एक क्वेश्चन के चक्कर में मुझे क्लास के 20-25 मिनट खराब करने पड़े। अगर मैं डायरेक्ट यही क्वेश्चन करा देता तो शायद आपको समझ में ना आता, तो इसलिए मुझे एक कहानी आपको सुनानी पड़ी। तो एक क्वेश्चन और आ रखा है इसमें पेपर में, देखो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया ग्राफ से, लेकिन पेपर में उसने हमें डायरेक्ट ग्राफ नहीं दिया था। पेपर में उसने हमें डायरेक्ट ग्राफ नहीं दिया। उसने हमारे से क्या बोला, उसने कहा है कि एक वस्तु का पोजीशन टाइम ग्राफ है। ध्यान, आप बनाना साथ साथ कॉपी में, मैं बनाऊंगा नहीं, बस ऐसे हिंट दे रहा हूं। एक वस्तु का पोजीशन टाइम ग्राफ है, स्थिति समय ग्राफ है। और ये पोजीशन टाइम ग्राफ जो है ना, ये समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा है। एक वस्तु का पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो एक समय अक्ष के समानांतर, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक सीधी रेखा है। तो ये ग्राफ किस चीज का है ये आपको बताना है। तो उसने देखो हमारे से क्या बोला, एक वस्तु का पोजीशन टाइम ग्राफ। तो उसने कहा एक वस्तु का है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन पहले बोला उसने, तो पोजीशन लिख देंगे यहां पे, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। और उसने कहा कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के, समय एक्स के समानांतर एक सरल रेखा है, एक सीधी रेखा है। टाइम एक्सिस के पैरेलल एक सीधी रेखा। तो ग्राफ किसका है? ये ग्राफ मैंने आपको बताया रेस्ट का है, विरामावस्था का है। सबसे पहला ग्राफ यही तो बताया था।
तो यानी कि पेपर में उसने क्या किया, ये ग्राफ आपको बना के नहीं दिया, पकाया नहीं दिया, उसने क्या बोला कि पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता है कि पहले पोजीशन यहां पे लिख दिया, फिर टाइम यहां पे लिख दिया। पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो एक पैरेलल लाइन है टाइम एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। तो ग्राफ किसका, रेस्ट का। अगर मान लो आप गलती से ये भी कर देते, अगर आप ऐसे भी कर देते तो भी आपका आंसर ठीक ही आता। मान लो कि आप क्या करते, टाइम तो यहां लिख देते और पोजीशन मान लो कि आपने यहां लिख दी, लेकिन ग्राफ में क्या कह रहा है कि ग्राफ क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है टाइम एक्सिस के पैरेलल। अब टाइम आपने यहां लिख रखा है तो इसके पैरेलल, यानी कि आपको ग्राफ ये बन जाता, ठीक। अब यहां पे 2 पॉइंट लेते हैं आप, एक लाइन एक्स पे, एक वाई पे, एक एक्स पे, एक वाई पे। तो ये ग्राफ भी क्या बता रहा है आपको, टाइम बदल गया, 2 से 4 बज गए, लेकिन पोजीशन वही की वही है। तो समय बदला, पोजीशन नहीं बदली, ये भी रेस्ट का ही ग्राफ है, ये भी रेस्ट का ग्राफ है। तो अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है, समय अक्ष के समानांतर अगर रेखा है और पोजीशन और टाइम का ग्राफ हो तो रेस्ट का ग्राफ बनेगा वो। लेकिन सही तरीका क्या है ग्राफ बनाने का, ये कि पहले लिखा पोजीशन तो पोजीशन को वाई पे लिख दो, फिर लिखा बोला उसने टाइम को एक्स एक्सिस पे लिख दो, और फिर उसने कहा कि जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा है टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा है। आपने क्या किया होगा, 2 पॉइंट लिए होंगे, एक एक्स पे एक वाई पे, एक एक्स पे एक वाई पे। समय बदल गया, पोजीशन नहीं बदली, यानी कि वस्तु रेस्ट पर है, विराम अवस्था में है। अब मैं आप ये लास्ट ग्राफ पूछ रहा हूं, इससे जुड़ा हुआ, इसे ध्यान से करना। ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, यहां पर लिख रहा हूं मैं टाइम, यहां लिख रहा हूं मैं पोजीशन टाइम ग्राफ है। और ग्राफ जो है बेटा वो एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, लेकिन ये ग्राफ जिस बार जो ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन पोजीशन एक्सिस के पैरेलल। ये कोई बच्चा बताएगा कि ग्राफ मुझे क्या बता रहा, देखते हैं कौन धुरंधर बताएगा। शिवांश, आरसी, स्नेहाशीष, पुनित कुमार, अनुज सिंह, कुमारी लीजा, अभिमन्यु, सोमिया, गंगा पुत्र, विशाल, पीयूष कुमार, शगुन, खुशी सिंह, प्रगति सिंह, अवंतिका सिंह, अनुराग गौतम, सद्दाफ आजमी, सोनाली पांडे, ब्रजेश, एस यादव, दीपेश, दीपाशा, रुद्रा, देसवाल, अरविंद, प्रिंस, अंजलि योगी, साधना यादव, अजय, अंकिता, मोहिनी, ये बच्चे में लगातार आंसर दे रहे हैं। मिनसा कुमारी, अजय मीणा, ये भी लगातार जुड़े हुए हैं। दिव्या, बहुत बढ़िया, करते रहो भाई। तो बच्चा बताएगा कि ग्राफ मुझे क्या बता रहा है, जो आपके सामने बनाया मैंने अभी। हाँ देखो बेटा, ग्राफ बहुत ध्यान समझना। ये ग्राफ में मैंने कहा कि जब भी ग्राफ आपके सामने आए, सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट है, भावुक नहीं होना है, अपने मन से उल्टे सीधे आंसर नहीं देने। यहां देखो, आपको यहां पे 2 पॉइंट लेने हैं, पहला ये दूसरा ये। तो पहला जो पॉइंट है उससे एक लाइन सीधे एक्स एक्सिस पे, कलर चेंज कर लेते हैं, एक लाइन सीधे एक्स पे, एक वाई पे, एक एक्स पे, एक वाई पे। तुमने क्या देखा, यहां तो एक ही कट है, कि टाइम तो बदल नहीं रहा, टाइम वही का वही है। मान लो कि 11:11 टाइम वही का वही है, लेकिन पोजीशन बदल गई। ठीक उसी टाइम पर आप अपने घर भी हो, अपने स्कूल भी हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही समय पर, ठीक उसी समय पर आपकी अलग अलग पोजीशन हो। अगर मैं यहां पे 2 की जगह 5 पॉइंट ले लूं तो ठीक इसी समय पर आपकी 5 पोजीशन आ जाएंगी। क्या एक ही समय आप अलग अलग जगह हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये सिचुएशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही समय पर आप अलग अलग जगह हो। समझ रहे बात को? तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप एट ए टाइम आप 2 डिफरेंट जगह हो। जैसे मैं बच्चों को कई बार कहता हूं कि मान लो आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया, आप बाहर रह के कहीं पढ़ाई कर रहे हैं और गांव में लड़ाई हुई घर वालों की और आपका नाम भी लिखवा दिया,
तो आपने क्या करना है, आप बिल्कुल अगर वहां पर नहीं हो तो आपको किसी भी तरीके से सबूत देना है कि जी मैं उस दिन जो है, मैं तो इस शहर में था ही नहीं। मान लो आप किसी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो लाइब्रेरी में अगर सीसीटीवी लगे हैं, वहां से फुटेज ले लो, तो जज 100% आपके पक्ष में फैसला देगा कि अगर ये व्यक्ति उस समय यहां पर है तो अपने गांव में हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही समय पर आप दो अलग अलग जगह नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम, इसमें दो आंसर आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। या तो आपको ये लिखा मिलेगा, दिस सिचुएशन is impossible because at the same time object cannot have two different positions। हिंदी में लिखेंगे, यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है क्योंकि एक ही समय पर वस्तु की अलग अलग स्थिति नहीं हो सकती। यह स्थिति संभव नहीं है या यह ग्राफ संभव नहीं है क्योंकि एक ही समय पर वस्तु की अलग अलग स्थिति नहीं हो सकती। ठीक है, यानी एक ही समय पर आप अलग अलग जगह हैं, उसी समय आप इंडिया में भी है, अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी, उस समय आप अलग अलग जगह हैं, तो सिचुएशन इम्पॉसिबल है। ये बेटा देखो, ये सिचुएशन एक केस में हो सकती है, वो भी खैर काल्पनिक ही है। आप एक ही समय पर अलग जगह हो सकते हैं अगर आपकी स्थिति, आपकी स्पीड अनंत हो, इन्फिनाइट स्पीड हो, यानी आप एक सेकंड में अरबों खरबों किलोमीटर दूर चले जाएं, खरबों से भी ज्यादा। यानी कि आप मेरे सामने हैं, अब मेरी पलक झपकी भी नहीं है कि आप पता चला कि आप अमेरिका में थे और फिर वापस भी आ गए, अमेरिका चले गए वापस भी आ गए। इतना स्पीड से हो रहा है कि मुझे पता भी नहीं चल रहा। तो जो बंदा इंडिया में उसे लगेगा कि आप इंडिया में हो, जो अमेरिका में उसे लगेगा आप अमेरिका में हो। एक चीज बताओ, आप मेरे सामने हो और आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी चीज को आपने एक बार देख लिया तो वो व्यक्ति आपको 1/16 सेकंड तक दिखता रहता है। तो अगर किसी व्यक्ति को आप एक बार देख लो 1/16 सेकंड तक तो वो दिखेगा, और 1/16 सेकंड से पहले वो अमेरिका से घूम के वापस भी आ गया, क्योंकि उसकी स्पीड तो अनंत है। वो तो सेकंड के 1000वें हिस्से में भी खरबों किलोमीटर भाग सकता है, क्योंकि अनंत की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो कोई व्यक्ति एक ही समय पर अलग अलग जगह केवल तभी हो सकता है अगर उसकी स्पीड अनंत हो, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड जो है ना वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, वो भी लाइट की स्पीड है। तो सिचुएशन क्या है, ये बता रही है कि ये तो आपको लिखा मिलेगा पेपर में कि ये ग्राफ हमें बता रहा है कि सिचुएशन इम्पॉसिबल है, एक ही समय पर आप अलग अलग जगह नहीं हो सकते। या ये आपको लिखा मिलेगा कि ये ग्राफ आपको बता रहा है कि वस्तु की अनंत चाल है, हालांकि जो इम्पॉसिबल ही है, जो कि संभव नहीं है प्रैक्टिकली। तो यहां पर लिखेंगे हम इसमें बी ऑप्शन में, this graph shows object is moving with infinite speed which is also practically impossible। यह ग्राफ यह प्रदर्शित करता है कि वस्तु अनंत चाल से चल रही है, जो कि व्यावहारिक रूप से असंभव है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि पेपर में तो क्या लिखा मिलेगा आपको, अगर ये ग्राफ मिल गया तो आपको लिखा मिलेगा कि ग्राफ ये बता रहा है कि वस्तु की अनंत चाल है, हालांकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अनंत चाल को बता रहा है। ये लिखा मिलेगा कि एक ही समय पर वस्तु की अलग अलग स्थिति है, इसलिए ग्राफ संभव नहीं है। तो इन दोनों में से कुछ भी लिखा मिल सकता है आपको। तो हमारे पास में जो मैंने अभी तक आपको इतना बताया, ये केवल आपको हमने पहली क्लास थी काइनेमेटिक्स की, थोड़ा सा एक वाइड सोच देने के लिए हमने ऐसा किया। ठीक है, तो मेरे पास एसएससी का लिया अड्डा 24/7 का ऑफर आया, जैसे ही आपका नाम लिया फोन काट दिया, पता नहीं क्यों। जुनेद मंसूरी, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, समझ में नहीं आया मुझे। हिंदी में मैंने बोल दिया भाई, हिंदी में लिख लेना। ठीक है, चलो।
अब यहां पर हम लिखेंगे, अब आते सीधे काम की बात पे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। देखो देखो रेस्ट में तो हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ था ही नहीं, पर रेस्ट में तो वस्तु की स्थिति बदलती नहीं है समय के साथ, तो उसका ग्राफ आपको ध्यान रखना था। लेकिन अगर कोई वस्तु मोशन में होगी, चल रही होगी, तो उसके द्वारा कुछ दूरी तय की जाएगी, उसका कुछ विस्थापन होगा, ये पढ़ने लायक है, तो ये हम पढ़ेंगे क्लास में भी। ठीक है, चलो अब यहां पे देखते हैं हम। मैं 3 एग्जाम्पल लूंगा, इससे दूरी विस्थापन के बहुत सारे पॉइंट आपको समझाए जाएंगे, लिखवाए भी जाएंगे, यहां देखते रहना। ये बेटा मैं ए से बी तक गया 6 मीटर, बी से सी तक गया 8 मीटर। सेकंड है ए से बी तक गया मैं 100 मीटर, वापस बी से ए पर आ गया 100 मीटर ही। ठीक है, तीसरा केस है ए से मैं गया बी पर 60 मीटर, और इसी लाइन पर वापस आ रहा हूं मैं, बस मैं नीचे अलग से दिखा रहा हूं, सेम इसी लाइन पर वापस आया 100 मीटर। चलो अब करते हैं तीनों को ध्यान से देखो। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले वाले एग्जांपल को देखूं, अगर सबसे पहले वाले एग्जांपल में पूछा जाए कि एक व्यक्ति ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, इस वाले केस में व्यक्ति के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, डिस्टेंस कितनी चली उसने, तो दूरी को बेटा मैं आगे से केवल डी से लिखूंगा, अभी मैं पूरा लिख रहा हूं। तो जब भी आपको दूरी निकालना हो, तो दूरी निकालना बच्चों का काम है, एक तीसरी क्लास का बच्चा भी निकाल सकता है। जब भी आपको दूरी निकालनी हो, तो दूरी हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है कि आपको रास्ते की लंबाई को जोड़ते हुए चलना, जिस भी रास्ते पे आप चल रहे हो उसे जोड़ते हुए चलो। देखो आप ए से बी तक गए, कितना गए, आप कहेंगे सर 6 मीटर, फिर बी से सी तक कितना गए, आप कहेंगे 8 मीटर। तो जो भी आप रास्ता चलो वो लंबाई जोड़ दो, आपका डिस्टेंस आ जाएगा, 14 मीटर आ गया। लेकिन जब आपको डिस्प्लेसमेंट विस्थापन निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको 1 सेकंड का पॉज लेना है, इसमें रास्ते की लंबाई नहीं जोड़नी। देखो विस्थापन को मैं आगे से लिखूंगा एस से, तो विस्थापन हम क्या करेंगे, विस्थापन बस आपको देखना है कि मैंने चलना शुरू कहां से किया, ए से, फाइनली मैं कहां पहुंच गया, सी पर। बाकी से आपको कुछ मतलब नहीं है, बस सबसे शुरुआत का पॉइंट देखो, सबसे आखिरी का पॉइंट देखो, और इन्हें एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। जो भी स्ट्रेट लाइन की लंबाई आएगी वही आपका विस्थापन है, वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब ये देखो एंगल बन रहा हमारा 90 डिग्री का, ये 6 मीटर, ये 8, ये 90 डिग्री का एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, अगर ये 6 या 8 है तो सबको पाइथागोरस थ्योरम आती होगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आपका 10 मीटर। यानी कि जब मुझे विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन आया 10 मीटर दूरी से कम आया, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, विस्थापन जो है ना, ये एक से दूसरे बिंदु तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता होता है। तो मुझे इस पॉइंट ए से इस पॉइंट सी तक जाना है, सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, बिल्कुल सीधी रेखा में चलो, बिल्कुल सीधे 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 सीधे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा है 10 मीटर का। दूसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट की बेटा एक डायरेक्शन भी होती है, वो डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल से फाइनल की ओर। तो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल सी है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा ए टू सी। तो यानी पहले केस में जब मुझे दूरी निकालनी है, अभी देखो आसान क्वेश्चन है, आगे मैं चल के आपको सर्कल वाले केस लूंगा, अलग अलग केस पूछूंगा आपसे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जब भी दूरी निकालनी है तो रास्ते की लंबाई को जोड़ो, जिस रास्ते पर चल रहे हो उसकी लंबाई को जोड़ते हुए चलो, विस्थापन में पहला और आखिरी पॉइंट को सीधे मिला दो। ठीक, अच्छा अब यहां पे आ जाओ, इस केस में डिस्टेंस कितनी होगी, आप कहेंगे सर ए से बी गए 100 मीटर और फिर 100 मीटर वापस आए, तो रास्ते की लंबाई जोड़ दो, 100 मीटर जाना 100 मीटर आना, तो लंबाई आपकी आगे कितनी 200 मीटर की। लेकिन जब मुझे यहां पर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन निकालना होगा, इनिशियल पॉइंट क्या है ए, मैं ए से बी पे गया, वापस ए पर ही आ गया, फाइनल पॉइंट भी क्या है ए, तो बेटा जहां से चले अगर वहीं के वहीं वापस आ जाओ। जब भी ऐसा केस हो कि इनिशियल पॉइंट भी वही हो और फाइनल भी वही हो, यानी आप जहां से चले हो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काटकर वहीं के वहीं वापस आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि इनिशियल फाइनल के पॉइंट के बीच की दूरी जीरो होगी। अच्छा अब बेटा अगर वैल्यू आपकी जीरो आ जाए
फिर आपका जो मन करे वो डायरेक्शन मान सकते हैं भाई, विस्थापन की डायरेक्शन होती है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 मीटर हो गया, तो आप चाहे तो लिख दो कि इनिशियल पॉइंट भी है फाइनल भी है, चाहे तो लिख दो ए टू ए लिख दो, या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी लिख दो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई मैं कह रहा हूं कि आपका विस्थापन 0 मीटर है पूरब की तरफ, यानी कि आप पूरब में गए नहीं हो। आपका डिस्प्लेसमेंट है 0 मीटर पश्चिम की तरफ, आप यानी कि पश्चिम में गए नहीं हो। अगर वैल्यू ही 0 आ जाए, फिर आप आर्बिट्रली जो आपका मन करे डायरेक्शन वो लिख सकते हैं। ये सबसे सिंपल है कि ए टू ए लिख दो, इनिशियल पॉइंट भी ये था फाइनल भी ये था। अब आते हैं तीसरे वाले पे, डिस्टेंस निकालेंगे रास्ते की लंबाई। ए से बी तक रास्ता 60 मीटर, वापस आए 100 मीटर, तो कितना बन गया 160 मीटर का। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, 1 सेकंड के लिए रुकेंगे, इनिशियल पॉइंट देखेंगे क्या है ए, फाइनल पॉइंट क्या है ये सी, तो मुझे ये निकालना है। ठीक है, तो ये पूरा 100 है, ये 60 है, तो कितना बनेगा ये 40 मीटर का। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल, यानी कि ए से सी की ओर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया मेरे यहां पे 40 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास में कुछ केस मैंने आपको बताए कि डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, हमने यहां पे देखा कि 14 मीटर आई, विस्थापन आया 10 मीटर। यहां पे दूरी आई 200, ये विस्थापन कितना आया 0। यहां पे दूरी बेटा कितनी है 160, विस्थापन कितना आया 40। अब मैं कुछ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे यहां पे, ये भी पेपर का क्वेश्चन है। इफ डी जो है बेटा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, दूरी को, और एस डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को, 4 ऑप्शन दूंगा मैं, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। पहला ऑप्शन है कि डी ग्रेटर देन एस, डी लेस देन एस, डी लेस देन इक्वल टू एस, डी ध्यान से करना, अगर डी दूरी को बताता है और एस विस्थापन को बताता है तो कौन सा ऑप्शन सही है। तीसरे का फिर बता दें, तो तीसरा तो ये था भाई डिस्टेंस क्या ए से बी तक गए 60 मीटर, फिर इसी लाइन पे वापस आए, सेम लाइन है ये, बस मैंने नीचे दिखाई है। ए से बी तक 60 मीटर आए, बी से सी तक आए 100 मीटर, तो 60 और 100 कितना हो गया 160 मीटर बन गया। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल पॉइंट क्या था आपका ए है, भाई ये लाइन दोनों सेम ही है, इनिशियल पॉइंट ए फाइनल सी, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर पूरा 100 है, ये 60 है, तो पूरे 100 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 40 बचेगा ये। और डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल ए है फाइनल सी, तो डायरेक्शन बनेगी ए से सी की ओर। वरुण मुस्कान का सही है, अनुज सिंह का गलत है, प्रगति सिंह का गलत है, आर्शिका अनामिका का, धर्मेंद्र प्रजापति का ठीक है एकदम, सैजल का गलत है, देवव्रत का गलत है, राजेश, आकाश यादव, अमन, इन सबका एकदम ठीक आंसर है। दिनेश का भी गलत है, विशाल जी का सही। देखो बेटा एक चीज बताओ, जो बच्चा बी कह रहा है, बी तो सबसे गंदा आंसर है। देखो डिस्टेंस जो है, अगर आपने देखा हो, मैंने आपसे कहा था कि दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है विस्थापन। तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है ना विस्थापन, या तो ये आपको हमेशा डिस्टेंस से छोटा दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो है ना ये डिस्टेंस से छोटा दिखेगा आपको, यानी कि डिस्टेंस होगी बड़ी। तो डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है। तो यहां पे देखना डिस्टेंस छोटा लिख दिया, ये भी गलत हो गया। बेटा डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होती है, उसके बराबर हो सकती है। देखो बराबर कब होगी, अगर हम बिल्कुल एक ही सीधी रेखा में चलें। मान लो मैं कहूं कि मैं ए से बी तक गया 30 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी, आप कहेंगे सर रास्ते की लंबाई 30 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना, इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो तो भी कितना आएगा 30 मीटर ही आएगा ए से बी की ओर। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या तो बराबर होंगी, अगर आप एक सीधी रेखा में चलो तो ये बराबर आएंगी, अगर सीधी रेखा में नहीं चल रहे हैं, ऐसे डायरेक्शन बदल रहे हैं, जैसे यहां पे नीचे को आ गए, यहां पे वापस आ गए, यहां भी वापस आ गए, तो फिर विस्थापन छोटा ही होगा। तो डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, या तो विस्थापन के बराबर हो सकती है या उससे बड़ी। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी तो हो ही नहीं सकती। यहां पे क्यों गलत हो गया, ये कह रहा है कि दूरी हमेशा विस्थापन से ऑलवेज बड़ी होगी, नहीं, बराबर भी तो हो सकती है। तो दूरी विस्थापन से या तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। तो जिनका आंसर डी ऑप्शन था, लगभग 98% बच्चों का डी आंसर था, उन सबका एकदम ठीक है। ठीक है, अच्छा एक केस अगर मैं आपसे और पूछूं, एक सर्कल है, इसकी रेडियस है आर,
आपने पॉइंट ए से चलना शुरू किया और पूरे सर्कल पे घूमकर पॉइंट ए पर वापस आ गए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आप सर्कल के पॉइंट ए से चल के वापस ए पर ही वापस आ जाओ तो इस केस में आपके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी और आपका विस्थापन कितना होगा? एक ही कमेंट में कोमल आगे लिखेंगे। अभिमन्यु, कुमारी, लिजा, दिनेश, अवसिया, सब करो ये। एक ही कमेंट में आंसर लिखना है इसका। हम सर्कल के पॉइंट ए से चले, पूरे सर्कल पे घूमकर ए पर ही वापस आ गए। इस केस में दूरी विस्थापन कितना है? कोमा लगा के कमेंट में लिखेंगे। अंकिता राठौर, रोहन यादव, अनिकेत कुमार, गोपाल, ऐसे सीजीएल, सब करते रहो भैया। अवंतिका सिंह का बिल्कुल ठीक आंसर है हमारा, एक ही कमेंट में सही लिखा है। वरुण का भी सही है। एस यादव जी का भी ठीक है। बेटा देखो कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्टेंस क्या होती है? रास्ते की लंबाई। ए से चले वापस ए पाए तो रास्ते की लंबाई क्या दिख रही है आपको? मुझे बताओ रास्ता क्या दिख रहा है? आप कहेंगे सर रास्ता जो है यहाँ पे वो तो परिधि है सर्कल की, सरकमफ्रांस। तो परिधि कितनी होती है? 2πr। तो डिस्टेंस आ गई 2πr। और जहां से चले अगर वहीं के वहीं वापस लौट के आ जाओ तो विस्थापन तो हमेशा 0 होता ही है। तो आंसर होगा 2πr, 0। विशाल, विजय, चौधरी, शिवम, आकाश, राजकुमार, धर्मेंद्र, गजल, सत्यम, वरुण, अभिषेक, पुनीत, अनामिका, बहुत बढ़िया। दीप, सबका आंसर सही आ रहा है। चितरंजन जी का भी। तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम आपसे मिलेंगे मंडे को। कल सैटरडे को, संडे को मेरी क्लास रात को 9 बजे रहती है यूट्यूब पर। पिछले वीक में ले नहीं पाया था तबीयत खराब होने की वजह से। इस बार सैटरडे संडे को यूट्यूब पे क्लास रहेगी रात को 9 बजे कैरीविल रेलवे एग्जाम चैनल पर, जिसका मैं लिंक डाल देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, अंकुर सर फिजिक्स पर, जिसपे आप सभी लगभग जुड़े हुए होंगे, अंकुर सर फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पर। और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि अंकुर सर फिजिक्स आप टेलीग्राम पे लिखेंगे, कई सारे चैनल खुलेंगे, लेकिन जिस चैनल में 42,000 के आसपास बच्चे हों वो जेन1 चैनल है। तो उस पर मैं लिंक डाल दूंगा कल की क्लास का जो यूट्यूब पर होगी। बाकी आपके साथ मंडे टू फ्राइडे हम जुड़े रहेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।